हाँ जी, सेंटीग्रेड स्केल जो है फेल्ड हो गया। मतलब यूँ समझ लें कि सेंटीग्रेड स्केल के बाद एक नए स्केल की ज़रूरत पड़ गई जिसका नाम था केल्विन स्केल। तो यहाँ बुनियादी बात यह है, अगर आप ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से एक पहला पैराग्राफ पढ़ें और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर एक पैराग्राफ है, इन दोनों को मिलाकर ये एक शार्ट क्वेश्चन बनता है। आना शार्ट ही है, लॉन्ग नहीं आता इसमें से। अब ये जो शॉर्ट है ये कैसे आना है, यही सवाल है। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में बयान कर लें कि सेंटीग्रेड स्केल क्यों रिजेक्ट हुआ, केल्विन स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या बुनियादी पैरामीटर थे कि एक नया स्केल डेवलप करना पड़ा, यानी किसी भी वे से वो सवाल पूछ सकता है। अब इसका सिंपल आंसर यहाँ पर लाई करता है। मैंने कल आपको बताया था कि चार्ल्स लॉ शुड बी सेटिस्फाइड, यानी चार्ल्स लॉ शुड बी ओबेड। अब ओबे करने से क्या मुराद है? मसलन जो चार्ल्स लॉ बात कर रहा है उसकी बात परफेक्ट हो। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वॉल्यूम टू टेम्परेचर, इसकी रेशो बराबर होनी चाहिए, इसकी रेशो कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ आ गई? वॉल्यूम टू। अब देखें आपके पास ये है, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आपके सामने मैंने लिखा है कि V1 ओवर T1 बराबर होना चाहिए V2 ओवर, ऐसे ही है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है चार्ल्स लॉ ओबे हो रहा है, चार्ल्स लॉ का हुक्म माना जा रहा है। लेकिन अगर ये बराबर ना हो तो इसका मतलब चार्ल्स लॉ की बात ओबे नहीं हो रही, चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो उसने ये एक बात कही कि बेसिकली नए स्केल की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सेंटीग्रेड स्केल ने चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं किया। आ न्यू स्केल वाज डेवलप्ड, नया स्केल इसलिए डेवलप किया गया बिकॉज चार्ल्स लॉ डिड नॉट ओबे द सेंटीग्रेड स्केल डिड नॉट ओबे द चार्ल्स लॉ। सेंटीग्रेड स्केल ने चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं किया, इसीलिए एक नए, क्लियर? देखें V1 ओवर T1 बराबर है V2 ओवर। कल आप लोगों ने फ़र्ज़ किया था, मैंने आपको बताया था, शायद अगर आपको याद हो, मैंने बताया था 546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फ़र्ज़ किया है एट, ऐसे ही है अगर याद है तो, पढ़ा है घर में जाके तो। अच्छा, अगर इसमें 10 की बात करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा? 566, यानी 10 पे, और 100 पे, क्लियर? अगर आप इसको V1 ले लो और इसको T1 ले लो तो उसकी जगह पे आ गया, देखो सही है। इसी तरह V2 की जगह ये वाला आ गया, T2 की जगह ये वाला आ गया। जब आपने इसको डिवाइड किया तो जवाब आया 56.6, 56.6। इधर आंसर आया 7.46। अब आप देख रहे हो कि ये बराबर हैं भला? नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं हुआ तो हमें नए स्केल की ज़रूरत पड़ गई। अब जो नया स्केल डेवलप किया उसका नाम है केल्विन स्केल। क्या नाम है? केल्विन स्केल बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी जितनी भी वैल्यू सेंटीग्रेड में है आप उसमें 273 ऐड कर दो, 273 जमा कर दो। अब आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट्स सपोज इधर 10 था ना, 10 में 273 जमा किए तो 283 हो गया, 283 हो गया, सही है। और 100 में 273 जमा किए तो ये कितना हो गया? 373। इसको डिवाइड किया, बेशक आप डिवाइड करके कैलकुलेटर से देख सकते हैं, आंसर आएगा 2। इसको डिवाइड किया, आंसर आया 2। अब लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। इसका मतलब अब चार्ल्स लॉ ओबे हो गया है। तो यहाँ 2-4 बातें अब थ्योरी में ज़रूर लिखेंगे, वो जो मैंने आपको भी बताई हैं कि चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता जब हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, या सेंटीग्रेड स्केल ने चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं किया। और फिर आगे ये जस्टिफाई कर दें, फिर आगे दिखें कि जैसा यहाँ से जाहिर है कि केल्विन स्केल ने ओबे कर दिया है किसको? चार्ल्स लॉ को, इसीलिए एक नए स्केल की ज़रूरत पड़ी। समझ आ रही? क्या कहा मैंने भला?
क्यों? नए स्केल की जरूरत क्यों पड़ी? वाई? आप लास्ट। यस यू। जी, चार्ल्स ला ओबे नहीं हो रहा। चार्ल्स ला ओबे कब नहीं हो रहा? जब टेम्परेचर आप सेंटीग्रेड में मेजर कर रहे हो। लेकिन अगर वही टेम्परेचर आप केल्विन में मेजर करते हो तो फिर चार्ल्स ला ओबे हो जाता है। इसीलिए नए स्केल केल्विन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि चार्ल्स ला ने उसको ओबे नहीं किया। जब आपने टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में मेजर किया, चार्ल्स ला ओबे नहीं हुआ। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से एक नए स्केल की ज़रूरत पड़ी, जो मैंने आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। आपको ये हम बता चुके हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है, डायरेक्ट है। सॉरी, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट है। कौन सा रिलेशन है? अब आपको बताया था कि डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? आपके सामने ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन शो की है। पहले तो ये देख लें कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब बुक में और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क मैंने बनाया है। बुक में उसने यहाँ पर लिखा -300, इस जगह पर कितना लिखा? आम आप ग्राफ देखें तो यहाँ 0 होता है। बुक में उसने यहाँ पर 300 -300 लिखा है। अगर बुक में -300 है तो ये ग्राफ इस जगह पर आएगा इधर, क्योंकि 273 जो है -300 के अंदर आएगा। समझ आ गई? मैंने इसको 0 शो किया है। इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है, तो -273 यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले आप यूँ समझ लें इस ग्राफ को कि आपने टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। बात ज़रा गौर से समझ लें। आपने टेम्परेचर को घटाना शुरू किया, कम करना शुरू किया तो वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो गया। कम होते होते अपनी आखिरी स्टेज पर आ गया कि उस स्टेज के बाद अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे भी तो वॉल्यूम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अगर आप टेम्परेचर कम कर भी लेंगे लेकिन वॉल्यूम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इस जगह पर वॉल्यूम जितना कम होना था हो गया, इसके बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। अब आपने इसको इमेजिनरी डॉटेड लाइन से एक्स्ट्रा प्लॉट किया। एक्स्ट्रा प्लॉट वो होता है जो रियल में प्लॉट नहीं हो रहा, आपने खुद प्लॉट किया है। यूँ समझ लें इस लाइन को आपने यहाँ पे मिला दिया, और अगर हमने ये जो जगह है ये बेसिकली इमेजिनरी लाइन है। वो कह रहा है कि यहाँ से एक्स्ट्रा प्लॉट करके इस टेम्परेचर पर मिलाया और इसका नाम है एब्सोल्यूट ज़ीरो। जिस टेम्परेचर पर आपने -273 पर मिलाया, इस टेम्परेचर का नाम है। इस टेम्परेचर को अचीव करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है, हासिल ही नहीं होता। ये टेम्परेचर हासिल ही नहीं होता। ये टेम्परेचर बोलो हासिल, अचीव ही नहीं होता, अनअटेनेबल है, अनअटेनेबल, ना काबिले हासिल, हासिल ही नहीं होता। नंबर 2, अगर ये हासिल हो जाए, जो कि मुमकिन बात नहीं है, तो फिर इसका नाम, टेम्परेचर का नाम क्या होगा? एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो। इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जो कि मुमकिनात में से मुमकिन बात नहीं है। अब यहाँ वो ये कह रहा है कि ये हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल हुई है। क्या हासिल हुई है? स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की एक स्लोप होती है, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, मैट्रिक में आप लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। स्लोप क्या होता है? स्टीपनेस ऑफ द लाइन। क्या मैं लफ्ज़ लिख रहा हूं? ऑफ लाइन, मतलब लाइन के अंदर कितनी स्टीपनेस है। मसलन एक सीढ़ियां ऐसे जा रही हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसे जा रही हैं, एक ऐसे जा रही हैं, और एक ऐसे जा रही हैं, और एक ऐसे जा रही हैं। देखिए सबसे चढ़ना मुश्किल इस पे है, उसके बाद ये सबसे आसान इन पे होगा, चढ़ना आसान होगा, टांगे नहीं थकेंगी। इसका मतलब इसकी स्लोप कम है।
जितनी स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, सीधी होती जाएगी, इसका मतलब उतनी लाइन के अंदर स्लोप बढ़ रही है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? वो कह रहा है कि अगर आप अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा ले लें, क्या ले लें? अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा ले लें, नंबर ऑफ मोल ज्यादा ले लें, तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा ना। आपको लास्ट टाइम बताया कि नंबर ऑफ मोल भी बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, कि 1 मोल का वॉल्यूम कम होगा, 2 का ज़्यादा, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो यानी मोल ज़्यादा ले रहे हैं, तो मोल ज़्यादा लेने से वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखें ये लाइन जो है इस तरफ बढ़ेगी, देखें ऐसे होगी, ऐसे होगी। क्लियर? जैसे जैसे आपको क्या बताया मैंने, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लाइन की स्लोप बढ़ेगी, लाइन की स्लोप बढ़ेगी। क्लियर होगी बात? तो आपने ये सीख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करने से, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और इसी वजह से स्लोप ऑफ लाइन बढ़ती है। स्लोप ऑफ लाइन तो स्लोप ऑफ लाइन क्यों बढ़ती है? जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से लाइन की स्लोप बढ़ जाती है। इसका मतलब आप ये बात कह सकते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, greater will be the slope of straight line. Greater the number of moles of gas, greater the number of moles of gas, greater will be the slope of straight line. Clear? अब ये बात हो गई। अब वो आखिरी बात ज़रा सुन लें जो मैंने आपको बताई है कि जितनी मर्जी लाइंस ले लें, मुख्तलिफ गैसें ले लें, जितनी मर्जी मुख्तलिफ गैसें ले लें, सारी की लाइनें मुख्तलिफ होंगी, सब की स्लोप मुख्तलिफ होगी, लेकिन फाइनली दे विल टच एट द सेम पॉइंट। ये बात बड़ी अहम है, समझने वाली है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा है कि हर गैस की लाइन मुख्तलिफ होगी, कोई नीचे होगी, कोई ऊपर होगी, किसी की स्लोप कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, लेकिन एट द एंड जहां से वो मर्जी आए, इधर से होकर आए, इधर से आए, इधर से आए या इधर से आए, फाइनली दे विल टच एट द सेम पॉइंट -273। वो टच एक ही पॉइंट पर करेंगे, वो टच, और उसका नाम है अब्सोल्यूट जीरो। क्लियर? अब यहां से एक सवाल आता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि अब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, अनअटेनेबल है। वजह मैंने बताई थी कि वजह यह है कि इस गैस पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। इस गैस पर, किसी गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर, और जो कि पॉसिबल बात नहीं है, किसी भी मैटर का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। पहली बात यहीं पे गलत हो गई कि इसके ना हासिल होने की बुनियादी वजह क्या है कि इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम और ज़ीरो वॉल्यूम मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 कि ये टेम्परेचर के अचीव होने से पहले गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर हो गया? ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझ आ गई। ये ज़ीरो है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, बुक वाला ड्रा करना हो तो वो बुक वाले हिसाब से, वरना ये करना हो तो ये इस हिसाब से ड्रा करेंगे। अच्छा जी, अब आगे है स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। स्केल्स ऑफ, सबसे पहला स्केल है सेंटीग्रेड स्केल। अब हमने इनके बारे में डिस्कस करना है कि ये कैसे है। अब इसको ज़रा समझ लें। आप लोगों को नज़र आ रहा है ना? देखें, ये समझ लें एक स्केल है, पैमाना है। ये 0 से शुरू होता है और 100 पे एंड होता है। क्लियर? यानी आप यूँ समझ लें कि ये इसके अंदर निशानात हैं। निशानात को आप इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ करते हैं मार्क्स। आप कहते हैं जनाब कि इसके ऊपर
ये 0 मार्क से स्टार्ट होता है और 100 पे एंड होता है। समझ आ गई? 0 से शुरू होता है और 100 पे एंड होता है। इसके अंदर टोटल 100 मार्क्स हैं। क्या हैं? 100 मार्क्स हैं। टोटल 100 निशानात हैं और ईच मार्क जो है वो इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो आप इसको दोबारा समझ लें, मुश्किल बात नहीं है कि आप ये कह सकते हैं इन दिस स्केल देयर आर 100 मार्क्स, देयर आर 0 मार्क इज फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जो 0 है वो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर पानी बर्फ बनना शुरू होता है, जमना शुरू होता है इसके ऊपर। और 100 मार्क इज फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर। 0 मार्क इज फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड 100 मार्क इज फॉर क्लियर। टोटल देयर आर 100 मार्क्स एंड ईच मार्क इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। जरा इसको जल्दी से 2 मिनट में रीड कर लें। ओके, पढ़ लिया? अब देखिए ये मैंने एक फार्मूला, आपने जस्ट यही एक रट्टा लगा लेना, इसको याद कर लेना। ये वाला फार्मूला सेंटीग्रेड बराबर है 5/9। बस एक याद करना है, बाकी समझ लें इसी से, दूसरे वाला इसी से हो जाएगा। सिर्फ एक, क्योंकि दोनों याद करेंगे तो फिर आपने गलती करनी है, फिर आपने कंफ्यूज होना है। सी सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9, 5/9 इंटू F - 32 फ़ारेनहाइट -32। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट को, तो इधर फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिखें, उसमें से वो माइनस करें और उससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से 9 पे डिवाइड कर दें। दोबारा ये बात सुन लें, मसलन मैं आपको कहता हूं कि आप 10 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड बनाओ। ये सवाल आया करता है एग्जाम में, उसने आगे पीछे करके देना, कोई भी दे दे वैल्यू। वो कह रहा है फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट की जगह उसकी वैल्यू लिखो, माइनस करो पहले, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर आंसर आ जाएगा। अब आप जरा गौर से देखें, आपके पास यही वैल्यू है, आपने इसी फार्मूले को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। आप जरा देखें सेंटीग्रेड किसके बराबर है, बोलो? 5/9 F - 32। ओके, आप इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 9/5 सेंटीग्रेड बराबर F - क्लियर? इसको उधर ले जाओ तो ये उधर जाएगा, तो F बराबर है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? अब देखें, आपने जस्ट ये वाला याद किया, आपको ये खुद ही निकल आया, खुद ही डिराइव हो गया 1 सेकंड के अंदर। अब फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क सिर्फ ये नहीं है कि वहां 32 माइनस हो रहा है तो यहां ऐड हो रहा है, यही फर्क नहीं है, बल्कि ये भी फर्क है कि वहां आप पहले माइनस करके बाद में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करोगे। ऐड तो करना ही करना है, लेकिन वहां क्या था, पहले माइनस होके फिर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पहले मल्टीप्लाई होके फिर ऐड होगा। यह बात आपने याद रखनी है। क्लियर? अब एक बात सुन लें, आप चेक भी कर सकते हैं, -40 सेंटीग्रेड या -40 फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर है जिस पर दोनों स्केल बराबर होते हैं। कौन से? फ़ारेनहाइट भी और सेंटीग्रेड भी। आप पुट करके बाकायदा इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। इधर -40 पुट करो तो भी -40 जवाब आएगा, इधर -40 पुट करो तो भी जवाब, यानी ये दोनों स्केल की वैल्यू बराबर होती है। ये एक इन्फॉर्मेशन है, बुक में ये नई बात लिखी ना दी गई है, आपको मैंने जनरली बताया है। अच्छा, केल्विन स्केल के बारे में, अच्छा फ़ारेनहाइट के स्केल के बारे में अब बात कर लेते हैं। ये तो हो गया फार्मूला, ये तो कन्वर्जन हो गई।
अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 32 से शुरू होता है और 212 पे एंड होता है। क्लियर? 32 से शुरू होता है, 212 पे एंड होता है। आप ये बात कह सकते हैं कि इस स्केल में 32 फ़ारेनहाइट इज फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, 32 इज फॉर एंड 212 इज फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग के लिए है, बॉइलिंग पॉइंट है। यानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग है पानी का, तो उधर से 212 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग है। इधर से 0 फ्रीजिंग है, तो उधर से 32 बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है। 32 फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इन दिस स्केल टोटल जो मार्क्स हैं वो 180 हैं, 180 टोटल मार्क्स हैं। और ईच मार्क जो है वो फ़ारेनहाइट के 1 फ़ारेनहाइट के बराबर है। शाबाश। ईच मार्क इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? आगे केल्विन स्केल के बारे में बताया है। मैंने बताया कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है, अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन है। और केल्विन किसके बराबर है? अब एक बात आपने याद रखनी है, आप फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट केल्विन नहीं बना सकते। आप फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट केल्विन नहीं बना सकते। अगर आपने फ़ारेनहाइट को केल्विन बनाना है तो पहले सेंटीग्रेड में लाना होगा, फिर केल्विन में जाएंगे। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ऑल इज ओके? तो इसको बंद।